GSHindy.com के माध्यम से यूपीएससी 2016 में एथिक्स के पेपर में पूछे हुए प्रश्नों की विवेचना हम कर रहे थे और सेक्शन ए के 8 प्रश्नों की हमने विवेचना पूरी की है। एक बार दोबारा सेक्शन ए के प्रश्नों को हम देखें कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक उसमें पूछे गए और पैटर्न जो है प्रश्न का वो कैसा था। तो इस प्रश्न पत्र में जो सिलेबस के टॉपिक पूछे गए उनमें आचार नीति पूछी गई थी, निष्पक्षता और अपक्षपातीता पूछी गई थी, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ पूछा गया था भारत का, शासन, सुशासन और नैतिक शासन पूछा गया था, महात्मा गांधी के जो सामाजिक सात पाप कहे हैं उन्होंने वो पूछे गए थे। उसके साथ में सामाजिक न्याय की संकल्पना जो जॉन रॉल्स ने कही थी वो पूछी गई थी। सेकेंड ARC में जो लोक सेवा संहिता है उसकी विवेचना का प्रश्न था। भ्रष्टाचार पे कौटिल्य के विचार और उनकी विवेचना पूछी गई थी। स्वच्छ भारत अभियान पूछा गया था, विधि और आचार नीति पूछी गई थी, अभिवृत्ति और क्रोध ये दो टर्म पूछी गई थी। मैक्स वेबर की नौकरशाही की जो अवधारणा है वो पूछी गई थी। तो इसको जब हम देखते हैं पेपर को तो इसमें जो महापुरुष हैं उनके विचारों को लेकर के प्रश्न पूछे गए, जो समाजशास्त्री हैं या जो नीति शास्त्री हैं उनके विचारों को लेकर के प्रश्न पूछे गए, सामाजिक न्याय से संबंधित प्रश्न पूछा गया, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछा गया और सामाजिक स्थिति को लेकर के प्रश्न पूछा गया था। ब्यूरोक्रेसी को लेकर के या लोकशाही को लेकर के भी प्रश्न पूछा गया था उसमें। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो गांधी जी को पूछा, कौटिल्य को पूछा, जॉन रॉल्स को पूछा और मैक्स वेबर को पूछा। तो ये चारों को जब हम देखते हैं तो दो इसमें भारत के महापुरुष हैं और दो जो है विदेशी समाजशास्त्री हैं और नीति शास्त्री हैं। उसके बाद में दूसरे जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो उसमें शासन, सुशासन, नैतिक शासन ये सेकेंड ARC में कवर्ड है, वहाँ भी है। ये महात्मा गांधी की सामाजिक पाप की संकल्पना ये सेकेंड ARC में भी लिखी हुई है। एक छोटा सा ब्लॉक बना हुआ है उसमें महात्मा गांधी के 7 सामाजिक पाप लिखे हुए हैं। वहाँ पर लोक सेवा संहिता पूछी है सेकेंड ARC से। तो भ्रष्टाचार का जो प्रश्न है तो कौटिल्य के विचार सेकेंड ARC में भी लिखे हुए हैं और सेकेंड ARC की एक रिपोर्ट जिसमें भ्रष्टाचार और नैतिक शासन ये बातें तो पूरी रिपोर्ट में इसी को कवर किया है। तो इस प्रकार से जो 4 प्रश्न बने हैं इस पेपर में उनमें सेकेंड ARC कवर होता है। तो सेकेंड ARC की जो सेकेंड रिपोर्ट है, सेकेंड ARC की 4th रिपोर्ट है और सेकेंड ARC की जो 10th रिपोर्ट है, 4th रिपोर्ट में है एथिक्स इन गवर्नेंस और 10th रिपोर्ट में जो है कार्मिक प्रशासन का पुनर्गठन। ये 2 रिपोर्ट में से 4 प्रश्न बने हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो महापुरुषों की जीवनियाँ या उनके कथन, समाजशास्त्रियों के ब्यूरोक्रेसी के संबंध में या सामाजिक न्याय के संबंध में उनके कथन और उसके साथ में जो नीति शास्त्र की या जो नैतिकता की जो टर्म्स हैं, जैसे उसमें पूछा था क्रोध के बारे में और अभिवृत्ति के बारे में, ये टर्म इलेबोरेशन के 2 क्वेश्चन सीधे सीधे थे। तो जब इस प्रश्न को हम देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि महापुरुषों की जीवनियाँ और दर्शन शास्त्रियों की वक्तव्य या ब्यूरोक्रेसी पे समाजशास्त्रियों ने जो जो बातें कही हैं उनको पढ़ना एक बात ये बनती है। दूसरी बात ये कि सामाजिक न्याय के संदर्भ में जिन लोगों ने जब जब जो जो काम किए हैं या जो जो संकल्पनाएं आई हैं उनको हमें देखना आएगा। पर्यावरण को लेकर के जो कुछ वर्तमान में चल रहा है या जो नीतियां बनती हैं या जो कुछ भी कार्यक्रम चलते हैं पर्यावरण को लेकर के उनकी अवेयरनेस रखनी है, उनको पढ़ना है।
और समाज की स्थिति और समाज में क्या क्या घटित होता रहता है, उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों को हमें वो देखना हैगा। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं इस पूरे प्रश्न पत्र को, तो 4 या 5 टॉपिक निकल के आते हैं, जिनमें महापुरुषों की जीवनियां, सामाजिक न्याय, पर्यावरण, समाज और एथिक्स की टर्म्स जो हैं उनको मिला करके ये सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। और इनको सबको ले जा करके या तो समाज की स्थिति पे या समाज में हो रहे परिवर्तन या ब्यूरोक्रेसी पे या जो वैश्विक समस्याएं हैं उन पे ले जा करके इनको टर्मिनेट किया जाता है। तो ये एक फॉर्मेट कि कितने टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और इस पेपर को जब हम बनाते हैं तो एक बात ये हमें याद रखनी चाहिए कि जो एथिक्स के टर्म्स हैं या एथिक्स की जो शब्दावली है उसका जितना हम प्रयोग कर सकें अपने उत्तर को लिखने में तो उतना बेहतर होता है। उसमें जैसे एक तो ये नैतिकता, निष्पक्षता, सामाजिक न्याय, सहानुभूति, परोपकार, निष्ठा, दया, विश्वास, करुणा, सेवा, विनम्रता, सहनशीलता, सहिष्णुता, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं जिनके अर्थ भी होते हैं, जिनका भावार्थ भी होता है, इस प्रकार के शब्दों को यदि हम उपयोग में लाते हैं आंसर लिखने में तो ये ज़्यादा हमें उपयोगी होता है। अब देखते हैं कि इस पेपर का उद्देश्य क्या है। तो इस पेपर का अगर सिलेबस हम पढ़ते हैं तो उस सिलेबस के स्टार्ट में ही हेडिंग के साथ में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है 3.5-4 लाइन का, और उसमें जो बातें लिखी हैं वो बड़े महत्व की हैं इस बात को समझने के लिए कि हमें तैयारी कैसे करनी है, हमें पढ़ना कितना है और कहाँ तक पढ़ना है, कितना कवर करना है किसी भी हेडिंग को या किसी भी टॉपिक को। क्योंकि ये आचार नीति या एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पे एक ही टर्म पे लोगों ने मोटी मोटी पुस्तकें लिख रखी हैं। बहुत सारा मटेरियल कई दृष्टिकोण से आपको मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन वो सारा कवर करना है ऐसा जरूरी नहीं है। और शायद इसीलिए ये जो पैराग्राफ सिलेबस के पहले जो लिखा गया है पैराग्राफ, वो इसीलिए लिखा गया है ताकि आप सिलेक्शन कर सकें कि हमें पढ़ना कितना है या हमें कहाँ तक पढ़ना है। तो वो जो पैराग्राफ लिखा हुआ है जो बड़े में महत्व का है कि इस पेपर में परीक्षार्थी की तर्क शक्ति और दृष्टिकोण की परीक्षा होगी। परीक्षार्थी अपने सार्वजनिक जीवन में कितना ईमानदार है और उसमें कितनी सत्यनिष्ठा है, प्रश्नों के माध्यम से इसकी जांच की जाएगी। परीक्षार्थी को ऐसे कई सवाल दिए जाएंगे जिनमें सार्वजनिक जीवन के विभिन्न मुद्दों को सुलझाने की उनकी क्षमता की जांच की जाएगी। अब ये पैराग्राफ बड़े महत्व का है और यहाँ से ये बात निकल के आती है कि हम तैयारी कितनी करें, पढ़ें कितना और किस टॉपिक को या जो वहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक्स में उनमें कितना कितना हमें पढ़ना है। क्योंकि इसमें जो चीज़ देखना है एग्जामिनर को या यूपीएससी को, आप में जो चीज़ें देखनी है, एक ये देखना है कि आपकी तर्क शक्ति कितनी है, आप कितने प्रकार से अपने विचारों को एक ही मुद्दे पे व्यक्त कर सकते हैं और कितने प्रकार से आप अपने बात को या किसी बात को आप तर्कों से साबित कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और किसी भी मुद्दे को लेकर के या किसी भी समस्या को लेकर के आपका दृष्टिकोण क्या होता है। ये वहां से उनको जज करना होता है आपके भीतर इनबिल्ट क्वालिटीज को। उसी तरह से कि आपकी ईमानदारी कि आप में आप जो लिख रहे हैं उत्तर, उसमें आप कितनी फेयरनेस के साथ में उत्तर लिख रहे हैं कि जो चीज़ पूछी गई है वो निकल के आ रही है या नहीं आ रही है, या आप उत्तर में घुमा घुमा करके चीज़ों को लिख रहे हैं। तो ये एक बात की जो पूछा गया है ये मुझे आता है और ये मैंने लिखा है। उसी तरह से कमिटमेंट कि आप कितने कमिटेड हैं अपने टारगेट के प्रति, कितनी निष्ठा है आपको आपकी इस पेपर को बनाने के प्रति। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा का पूरा पेपर बनाएं या जितनी शब्द सीमा और समय सीमा दी है सारी आप यूज करें, क्योंकि ऐसा यदि करते हैं तो ये पेपर हमेशा हर साल लोग बोलते हैं पेपर बहुत लेंथी था और इसको पूरा कर पाना संभव नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे प्रश्न का जवाब उतने ही शब्द में लिखा जाए ये इसमें जरूरी नहीं होता है। यही इसलिए वो लिखी है सत्यनिष्ठा कि प्रश्न का जितना जवाब बनता है
उतना ही लिखना है। हो सकता है वो 70 शब्द में बन जाए, 80 में बन जाए, 90 में बन जाए, 110 में बन जाए, और हो सकता है कि वो 150 से ऊपर भी हो जाए, लेकिन जो चीज पूछी गई है उसको ही उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। और एक चीज जो हम कहीं लिख रहे हैं, एक कथन जो हमने कहीं लिखा है, उसके कंट्रास्ट में कोई दूसरा कथन नहीं लिखाना चाहिए हमारा, और उसके कंट्रास्ट में तीसरा नहीं लिखाना चाहिए। तो इससे एक कमिटमेंट, एक कंटिन्यूटी, कि आपकी जो बात आपने एक बार कह दी, मतलब उसको कह दी है आपने, अब वो सही ही है, इस प्रकार से आपकी वो क्वालिटी देखी जाती है। और जो केस स्टडी दी जाती है उसमें ये कि आप जो उलझे हुए मुद्दे होते हैं, जिसमें समाज भी इन्वॉल्व है, जिसमें राजनीति भी इन्वॉल्व है, उसी में पर्यावरण भी इन्वॉल्व हो गया, उसी में स्वार्थ भी है, तो इन सब चीज़ों से गुथी हुई समस्याओं से में आप कैसे निकलते हो, या इनका समाधान आप कैसे करते होंगे। तो ये कुल मिलाकर के कि इस पेपर में सिलेबस जो दिया हैगा, इसलिए उसमें सिलेबस तो डिजाइन नहीं है, वो वहाँ पे केवल शब्द लिख दिए हैं कि ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब उनके बारे में यदि आप पुस्तक लेके पढ़ने जाओगे तो फिर आप पढ़ते रहिए जिंदगी भर, वो कभी पढ़ाई खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन यदि आप इस पैराग्राफ को समझते हैं, तो इस पैराग्राफ को समझ करके यदि आप फिर पढ़ते हैं, तो फिर एथिक्स के पेपर में पढ़ना बहुत कम है, बल्कि अपना कॉमन सेंस, वो जो नॉलेज हमारे पास में है ऑलरेडी, हमें उसी को यूज करना है। क्योंकि एथिक्स हमारे जीवन का विषय है, एथिक्स हमारे रोजमर्रा का विषय है, एथिक्स हम डेली लाइफ में सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करते हैं। चीजें हमें सब पता हैंगी, लेकिन केवल उन्हें शब्दों के माध्यम से बांधना और शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करना, ये अगर हमें आता है तो ये पेपर लगभग 80% तो कॉमन सेंस से बनता है। क्योंकि ये सारी चीजें जो उसमें लिखी हुई हैं, कहीं ना कहीं आप अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रैक्टिस भी करते हैंगे और उन चीजों को महसूस भी करते हैंगे। केवल उनको शब्दों में बांधना, शब्दों में बांध करके उनको प्रश्न में पूछा गया है जो, उसके हिसाब से ढाल करके उस चीज को वहां पर लिखना, ये आर्ट जो है, ये एक प्रैक्टिस जो है, ये इतनी प्रैक्टिस अगर हम कर लेते हैं तो पढ़ने में इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती हैं। महापुरुषों की वक्तव्य पढ़ने हैं, उनके जो कोटेशन है वो पढ़ने हैं, समाज शास्त्रियों के और दर्शन शास्त्रियों ने जो चुनिंदा है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के संबंध में या सामाजिक न्याय के संबंध में जो बातें कही हैं वो पढ़नी हैंगी। पर्यावरण का मामला, आपका जो डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैंगे, करंट अफेयर में पर्यावरण का मामला निकल के आ जाता है। समाज से संबंधित समस्याएं भी करंट अफेयर में सारी आपको मिलती हैंगी। उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी के संबंध में सेकेंड ARC जरूर आपको पढ़ना होगा। सेकेंड ARC की 4th रिपोर्ट और 10th रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट एक बार, मतलब पूरी की पूरी रिपोर्ट एक बार आपकी नजर के सामने से निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन उसमें उसका जो प्रस्तावना का पार्ट है, भूमिका का पार्ट है और जो निष्कर्ष वाला पार्ट है, उसको विशेष तौर से पढ़ना है। क्योंकि प्रश्न जो बनते हैं वो अधिकांशतः वहीं से बनते हैं, या तो रिपोर्ट की जो प्रस्तावना दी गई है, या उसमें और भी लोगों के जो कुछ वक्तव्य छपे हैं या कथन छपे हैं, कुछ लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं, नेताओं ने या वो आयोग के अध्यक्ष हो गए उन लोगों ने, या राष्ट्रपति का कोई उसमें छपा हुआ है या प्रधानमंत्री का छपा हुआ है विचार, तो उनको भर पढ़ना है। और निष्कर्ष वाला मामला, कि निष्कर्ष में क्या क्या बातें कही गई, कि इससे क्या क्या निकल के आएगा, ये जो पूरी अनुशंसाएं की गई इनसे हम निकाल के क्या लाना चाहते हैं। तो 4th रिपोर्ट और 10th रिपोर्ट एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए पेपर में 4 क्वेश्चन में आए हैं, ARC 4 क्वेश्चन में कवर हुआ है। तो इसमें जो हमारा नॉलेज है वो कोई डेप्थ नहीं मांगता है, विशेषज्ञता नहीं है, समाजशास्त्री नहीं बनना है, दर्शन शास्त्री नहीं बनना है, पारंगतता देखी भी नहीं जाएगी कि हमें कितना डीप नॉलेज है या हम कितनी गहराई तक इन चीज़ों को समझते हैं। और इसीलिए उस जो सिलेबस दिया है उसमें केवल सांकेतिक दिए हैं, क्योंकि वो उन सबको एलोबरेट करके लिखना तो फिर वो इन्फिनिटी टाइप का सिलेबस बनता है। लेकिन इसीलिए वहाँ पे केवल संकेत किया है उन्होंने कि आप इन चीज़ों को जो है देखें, केवल देखें और पढ़ें। जहाँ से भी पढ़ते हैं आप, किसी एक सोर्स से, किसी एक पुस्तक से या किसी एक सोर्स को पकड़ें, वहीं से पढ़ें, उसको बार बार पढ़ के फिर उसको अपने शब्दों में लिखना कि हम उसे कैसे व्यक्त करेंगे। और वो एक आदत या वो एक प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और उसके लिए बहुत सही होगा कि जितनी टर्म्स दी हैं एथिक्स के सिलेबस में, हर टर्म्स के बारे में
आप किसी भी एक सोर्स से पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें और उसका जो थॉट है, उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो सोल है, उसकी जो आत्मा है कि वो कहना क्या चाहता है, उसको समझ करके फिर अपने शब्दों में अपने नोट खुद बनाएं। मतलब हर टर्म का कम से कम 150 शब्दों का 50-50 शब्द के 3 पैराग्राफ आपके पास में होना चाहिए। और उसमें जब आप इन टर्म्स को पढ़ते हैंगे तो उसमें 3 चीजें जरूर देखें कि क्यों, कहाँ और कैसे। अगर निष्पक्षता है, हम पढ़ रहे हैं, तो निष्पक्षता क्यों, निष्पक्षता का उपयोग कहाँ कहाँ होगा और कैसे होगा और उससे क्या निकल के आएगा। तो ये क्यों, कहाँ, कैसे, ये 3 प्रश्न लगा करके यदि आप एथिक्स की सारी टर्म्स को पढ़ते हैंगे और अपने नोट बनाते हैंगे तो फिर वो मटेरियल आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में वो वहां पे आपके लिए उपयोगी होता है। और मूल जानकारी, मतलब हमें बेसिक कंसेप्ट, जो टर्म्स दी हैं उनका बेसिक कंसेप्ट और उनको हम कैसे यूज करेंगे विषयानुसार, मतलब जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न के हिसाब से उसको मोल्ड करके लिखना। तो क्यों, कहाँ, कैसे, ये 3 प्रश्न लगा करके सिलेबस की दी हुई हर टर्म को पढ़ना है, उस पर अपने नोट बनाना है। अब देखते हैं कि प्रश्नों के प्रकार। यूपीएससी में जो मेनली पूछे जाने वाले प्रश्न हैं या जो उनका पैटर्न होता है या जो उनका प्रकार होता है वो कैसे होते हैं। तो सीधे प्रश्न या समाधान पूरक प्रश्न। और ये जो प्रश्न होते हैं इनमें कोई वक्तव्य होगा, कोई शब्द होगा या कोई समस्या होगी और उसके में क्यों की लगा देंगे या क्यों लगा देंगे और यह बता देंगे कि कारण बताइए कि क्यों ऐसा ऐसा होता है और उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है या उसका व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव है या ब्यूरोक्रेसी पे उसका क्या प्रभाव आएगा। तो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं ये समाधान पूरक प्रश्न है कि उनमें कोई एक चीज बता देंगे, वो उसके आगे क्यों लगा देंगे, क्यों की लगा देंगे और यह कह देंगे कि आप कारण बताइए और उसके बाद में इसका समाज पे क्या प्रभाव होगा, ब्यूरोक्रेसी पे क्या प्रभाव होगा, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव होगा या कहीं कहीं जिन जिन क्षेत्रों पे हो सकता है उसका प्रभाव, तो उसमें से कि भाई इस पर्टिकुलर क्षेत्र पे इसका क्या प्रभाव होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो इसमें हमें एथिक्स की जो टर्म्स हैं उनके ये 3 चीजें कि इस टर्म से क्यों का समाधान कैसे लिखेंगे, कारण का समाधान कैसे लिखेंगे और इसका जो प्रभाव पड़ रहा है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। अगर हमने निष्पक्षता को उठाया है तो निष्पक्षता क्यों होनी चाहिए, निष्पक्षता के कारण से क्या क्या होगा और निष्पक्षता के प्रभाव से क्या क्या चीजें निकल के आएंगी ब्यूरोक्रेसी में या समाज में या व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक जीवन में। तो ये एक प्रकार का प्रश्न। कोई भी टर्म अगर है तो उसके साथ में ये 3 चीजें लगा करके उसको समझना है, क्यों, कैसे और उसका प्रभाव। दूसरा कि आप क्या समझते हैं। ये होते हैं कि कोई आपको एथिक्स की एक टर्म दे दी कि आप इस टर्म से क्या समझते हैं या आप इसका मतलब क्या है और उसको फिर ले जा करके उन्होंने किसी समस्या पे, किसी राष्ट्रीय समस्या पे या किसी सामाजिक समस्या पे ले जाके उसको टर्मिनेट कर देंगे और वहां पे बोलेंगे कि आप अपने विचार लिखिए। एक ये कि एथिक्स की किसी एक टर्म से आप क्या समझते हैं और उस समझ से इसका कहाँ कहाँ उपयोगी है ये या उससे क्या क्या परिणाम अच्छे आ सकते हैं या बुरे परिणाम आ सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी उसमें बनता है। दूसरा ये कि परिकल्पना, संकल्पना और वैचारिक। तो इसमें क्या महापुरुषों ने या जो नीति शास्त्री हुए हैं, समाजशास्त्री हुए हैं या जो हमारे गणमान्य नेता हुए हैं जिनको हम फॉलो करते हैं अपने जीवन में, तो उन्होंने अपने जीवन में जो बातें कही हैं, जो एक प्रकार से नियम है या मापदंड है या उनकी संकल्पना है, तो उसको लेकर के वो एक बन जाता है क्वेश्चन कि ये संकल्पना समाज में इस तरह से अगर हम अप्लाई करते हैं तो उससे क्या क्या होगा उसकी विवेचना कीजिए। विवेचना का मतलब है कि उसमें आपको दोनों पक्ष बताने पड़ते हैं कि ये होगा तो इससे ये होगा, ये नहीं होगा तो इससे ये नहीं होगा। उसके बाद में उदाहरण या कोटेशन संबंधी। तो इसमें भी होता यही है कि जो नीति शास्त्री हैं, दर्शन शास्त्री हैं या जो गणमान्य नेता हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनके जो उन्होंने नैतिकता को लेकर के
जो बातें कही हैं समय समय पर आचरण को लेकर के, सामाजिक हो चाहे राष्ट्रीय आचरण हो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, जो चाहे वो सामाजिक मूल्य हो चाहे राष्ट्रीय मूल्य हो, उसको लेकर के उन्होंने जो कुछ स्टैंडर्डाइज या मापदंडात्मक जो उन्होंने विचार कहे हैं, जो सब जगह कहे जाते हैं या लिखे जाते हैं, तो उनको लिख करके फिर वो लिख देंगे कि आप इसकी विवेचना कीजिए, समालोचना कीजिए, आलोचना कीजिए, और उसको ले जाकर के फिर वहीं टर्मिनेट करेंगे कि इसका ब्यूरोक्रेसी पे क्या असर आएगा, समाज पे क्या असर आएगा, या इसका इस व्यक्तिगत क्षेत्र में आर्थिक जगत में क्या आएगा, या पर्यावरण पे क्या आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो इसलिए हमको वो पढ़ना पड़ता है, महापुरुषों की जीवनियाँ, उनके उदाहरण, उनके कोटेशन, समाजशास्त्रियों के कोटेशन, और जो पर्टिकुलरली समाज पे जिन लोगों ने कहा है या शासन व्यवस्था पे जिन लोगों ने कहा है, वो उनको हमें पढ़ना पड़ता है। जिसमें ऐसे कौटिल्य हो गए, ये ब्यूरोक्रेसी का एकमात्र जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो कौटिल्य की नीति शास्त्र है। तो इस तरह से हमको इन लोगों को महापुरुषों की जीवनियाँ या महापुरुषों के कोटेशन, स्पेशली दार्शनिकों के और समाजशास्त्रियों के, उसको पढ़ करके और याद रख करके उसका जो सोल कंसेप्ट है उसको हमेशा याद रखना है। फिर प्रश्न बनते हैं जो उसमें सामाजिक और आर्थिक, तो समाज और समाज की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज, इसका क्या संबंध है, और इससे जो प्रश्न बनते हैं या जिससे जो समस्याएं खड़ी होती हैं कि समाज में यदि कोई समस्या खड़ी हो गई है तो उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या आएगा, और या समाज की आर्थिक स्थिति से कौन कौन सी समस्याएं निकल के आती हैं, तो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये एक पलायन की समस्या हमारे यहाँ चलती है कि लोग यहाँ से वहाँ से यहाँ पलायन करते रहते हैं। आजकल रूरल एरिया से पलायन होता है, अर्बन एरियाज में लोग आते हैं, सेटल होते हैं अपने काम धंधे के लिए और नौकरी पाने के लिए। तो वो एक प्रकार से कि ये समाज को भी प्रभावित करती है ये गतिविधि, और देश की अर्थनीति जो है या देश की जो अर्थव्यवस्था है ये उसको भी प्रभावित करती है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी जो है पूछे जा सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्न ये हमने देखा है सेकेंड ARC की रिपोर्ट में सभी पूछा गया था, और कौटिल्य के विचार पूछे गए थे। इस बार ये पूछा है, हो सकता है अगली बार घुमा करके कुछ और पूछ लें कि भाई समाज ये भ्रष्टाचार उन्मूलन के उपाय बताइए, या भ्रष्टाचार उन्मूलन संभव है कि नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भ्रष्टाचार से संबंधित कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। सामाजिक समस्याएं और सामाजिक न्याय, अब जैसे इसमें इस बार जो पूछा था कि उन्होंने संकल्पना के माध्यम से एक प्रश्न बना करके वो पूछ दिया था कि ये संकल्पना की विवेचना कीजिएगा। हो सकता है आरक्षण ये एक सामाजिक व्यवस्था का टूल है। मंडल कमीशन आया था, वो भी सामाजिक न्याय से रिलेटेड था। सामाजिक न्याय में अंबेडकर को भी पूछ सकते हैं, वो सामाजिक न्याय में गांधी को भी पूछ सकते हैं, सामाजिक न्याय में VP सिंह तक और मंडल कमीशन की रिपोर्ट तक वो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये एक जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध किए जाने वाले उपाय, उन पर बेस्ट कोई क्वेश्चन बन सकता है। उसी तरह से ये पर्यावरण का मामला, तो आजकल चूंकि ग्लोबल वार्मिंग का जो चल रहा है, तो ये पर्यावरण का कहीं ना कहीं, जैसे इस बार जो पूछा था स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान ये पर्यावरण से संबंधित है। स्वच्छ भारत अभियान में जैसे जो नदियों की सफाई का मामला है, नमामि गंगे जो चल रही है योजना, ये पर्यावरण से संबंधित है कि गंगा की सफाई अगर होगी तो पर्यावरण को से जो है उसको फायदा होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो पैटर्न बनते हैं, उसमें एक तो समाधान पूर्वक सीधे प्रश्न होते हैं जिनमें कारण बताना होता है, या किसी समस्या का क्या प्रभाव है, उसके उपाय क्या होते हैं, या आपकी समझ जो एथिक्स के टर्म्स हैं उनके बारे में आपकी समझ क्या है, और आपकी समझ से फिर कोई एक समस्या में उसको कैसे अप्लाई आप करोगे, वो चीज़ पूछी जाती है। परिकल्पना, संकल्पना, इनकी विवेचनाएं पूछी जाती है। महापुरुषों ने जो कोटेशन या उनके जो उद्धरण हैं उनकी समालोचना किसी समस्या के साथ में मिला करके वो बना देंगे प्रश्न उसका। समाज और आर्थिक स्थिति, समाज की आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति, इससे मिला हुआ कोई प्रश्न बन सकता है। भ्रष्टाचार से संबंधित बन सकता है, सामाजिक न्याय से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, और पर्यावरण के। तो ये एक प्रकार से छोटा मोटा फॉर्मेट होता है कि एथिक्स के सिलेबस में से ही ये चीज़ें निकल के आती हैं, और वहीं से निकाल करके उन पे वो प्रश्न बना करके
और पूछें। अब उत्तर कैसे लिखें, तो इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों की विवेचना का जो पहला वीडियो है मेरा, मैंने उसमें कुछ टिप्स और कुछ बिंदु एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें मैंने बताया है कि प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है और इस प्रश्न पत्र का क्या महत्व होता है। तो बेहतर यह है कि आप पहला वीडियो मेरा सुन लें और उसके बाद उत्तर को मौलिक बनाएं। मतलब ये है कि हमें अपने विचार लिखने हैं, उसमें कंसेप्ट कहीं से भी हम उठाएं, लेकिन शब्द हमारे होंगे और विचार हमारा अपना मौलिक होगा, जो मिलता जुलता होगा जो कंसेप्ट है, और प्रश्न की डिमांड के हिसाब से आसान शब्दों में लिखना हैगा, सारगर्भित और छोटे छोटे वाक्य बनाने हैंगे। बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे वाक्य और बहुत क्लिष्ट शब्दों को लेकर के नहीं बनाना है। बात यह है कि जो पूछा गया हैगा वो निकल के आना है और उसके साथ में हमारी समझ निकल के आनी है कि हम इस बात पे ये समझते हैं और इस तरह से इसको हम जस्टिफाई करते हैं। नैतिकता से संबंधित शब्दों का प्रयोग करें। ये बात जरूर इम्पोर्टेंट है कि जो नैतिक शब्दावली है, उन शब्दों को यदि आप लेकर के अपना आंसर बनाते हैं और उन शब्दों का यदि उपयोग यदि आप करते हैं तो उससे आपकी एक समझ निकल के आती है कि आप भाई नैतिकता जो है, नैतिकता के मामले में आपकी पकड़ है और आप जो है नैतिकता को समझते हैं, या नैतिकता से संबंधित चीज़ों को आप आसानी से समझ पाते हैं। तो उसमें जैसे निष्पक्षता है, सहानुभूति, परोपकार, निष्ठा, विश्वास, दया, सेवा, विनम्रता, सहनशीलता, सहिष्णुता, सामाजिक न्याय, तो इस प्रकार की जो शब्दावली है, इस प्रकार की शब्दावली का यदि आप उपयोग करते हैं अपने आंसर में तो ये आपको अधिक नंबर दिलवाने में मददगार होता है। प्रश्न को 3 पार्ट में बनाना ये बहुत जरूरी है कि प्रस्तावना लिखनी है, उसकी बॉडी बनाना है और निष्कर्ष निकालना है। तो प्रस्तावना आप जितनी अच्छी लिख पाएंगे, प्रश्न में जो चीज़ पूछी गई है उसको यदि आप जस्टिफाई करते हैं उस समय की वर्तमान स्थिति में, या तो कुछ ना कुछ प्रकरण चल रहा होता है उससे, या भविष्य की आवश्यकता को लेकर के अगर आप कोई ऐसा वक्तव्य भूमिका में लिखते हैं जो प्रश्न की डिमांड को फुलफिल करता है, तो ये आपका आधा उत्तर भूमिका में बन जाता है। उसके बाद में फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। जो कोर सब्जेक्ट है या जो कोर क्वेश्चन है जो पूछा गया है उसको बॉडी वाले पार्ट में 2 या 3 लाइनों में या हद से हद 5 लाइनों में लिख करके आपकी बॉडी बन जाती है। लेकिन बॉडी और भूमिका को मिला करके जब आप कंक्लूड करते हैं तो कंक्लूजन वाला पार्ट वो इम्पोर्टेंट होता है कि आप जब कंक्लूड कर रहे हैं तो आपने उन चीज़ों को मिला करके कैसे प्रश्न की डिमांड को जस्टिफाई किया है। ये यदि आप कर ले जाते हैं तो ये भूमिका और निष्कर्ष, ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है एथिक्स के पेपर में आंसर लिखने में, जो कि नंबर ज़्यादा दिलवाती हैं और आपका दृष्टिकोण, आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी ईमानदारी और इन चीज़ों को वो निकाल करके वो सीधे सीधे जो आंसर चेक कर रहा होता है उसके सामने निकल के आती हैं कि भाई आपका एटीट्यूड ये है। और इसी तरह से जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हर टर्म जो एथिक्स के सिलेबस में दी है उसके बारे में कम से कम 150 शब्द, 50-50 शब्द के 3 पैराग्राफ, जिसमें क्यों, कहाँ और कैसे लगा करके आप अपने नोट्स खुद बनाइए, किसी एक सोर्स को उठाइए, वहाँ से उसको बार बार पढ़िए, पढ़ के समझे उसको, और समझने के बाद में उसको अपने शब्दों में लिख करके रिवीजन के लिए उसको रखें। और महापुरुषों की जीवनियाँ उसमें जितनी आप पढ़ सकते हैं, जो मेन महापुरुष हैं और जो मेन फिलोसोफर्स हैं, समाजशास्त्री हैं, दर्शन शास्त्री हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन जो ब्यूरोक्रेसी से संबंधित हैं या जो समाज से संबंधित है, समाजशास्त्र, उनको यदि आप पढ़ करके और उनके छोटे छोटे नोट अपने पास बना करके रखते हैं तो ये आंसर लिखने में बहुत मददगार होते हैं। तो जैसे गांधी को पढ़ सकते हैं, कौटिल्य को पढ़ सकते हैं, विनोबा भावे को पढ़ सकते हैं, स्वामी दयानंद को पढ़ सकते हैं, विवेकानंद को पढ़ सकते हैं, दर्शन शास्त्रियों को पढ़ सकते हैं, चुनिंदा जो 2-4-5 दर्शन शास्त्री हैं वर्ल्ड वाइड उनको पढ़ सकते हैं, समाजशास्त्री को पढ़ सकते हैं। सामाजिक न्याय यदि आप जब पढ़ेंगे या उसके नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप गांधी को पढ़ें, अंबेडकर को पढ़ें, लोहिया को पढ़ें और मंडल कमीशन को पढ़ें, वीपी सिंह तक। उसके साथ में आरक्षण को पढ़ना, क्योंकि आरक्षण जो है मंडल कमीशन का और सामाजिक न्याय का एक पार्ट है। तो आरक्षण से संबंधित एक नोट्स आपके पास में होना चाहिए। पर्यावरण को जब आप पढ़ेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में पढ़ें, नमामि गंगे, अभी जो वर्तमान में बहुत बड़ी योजना चल रही है, कार्बन उत्सर्जन से क्या होता है, क्यों होता है, कैसे कम कर सकते हैं, या पर्यावरण का रक्षण कैसे कर सकते हैं, और स्वच्छ भारत जैसी योजनाएं जो ये चल रही हैं, तो इनके बारे में आपके नोट्स
आप बना सकते हैं। समाज के बारे में जो आप पढ़ेंगे तो दहेज प्रथा है, जाति प्रथा है, संप्रदायवाद है, सहिष्णुता है, पलायन है और नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य और सामाजिक मूल्य, ये जो है समाज से रिलेटेड टॉपिक हैं जिन पे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिलेबस के हर टर्म को, हर बिंदु को देखना है और उसके संबंध में पढ़ करके छोटे छोटे नोट बना करके अपने पास में रिवीजन के लिए रखना है। फिर ये कि लिखने की प्रैक्टिस करना है। पुराने साल के पेपर जो हैं उनको आप उठाएं और उन पेपर के क्वेश्चन अपने मन से बनाने की प्रैक्टिस यदि आप कर लेते हैं तो इस पेपर में स्कोर करना बहुत आसान है, क्योंकि ये पेपर लगभग 80% कॉमन सेंस से बनता है कि आपको जो चीज़ें आती हैं, रोजमर्रा के जीवन से आपने जो चीज़ें सीख रखी हैं, उनको आप कैसे अभिव्यक्त करते हैं एथिक्स की शब्दावली के साथ में। कुल मिलाकर के ये प्रश्न पत्र उसमें बनता है और स्कोर इसमें अधिकतम होता है, इसमें दो मत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसके बाद में अब जो सेकंड पार्ट है केस स्टडी का, तो इसके बाद फिर मैं केस स्टडी लूँगा। तो इस प्रश्न पत्र की सारी केस स्टडी जो है की विवेचना आप लोगों के सामने रखूँगा। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार।